आइए पहले 2 मिनट में समझते हैं कि हमारी जो आरबीसी है वो बनती कैसे है। आरबीसी को बनने के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन की जरूरत होती है। आरबीसी जब बन रही होती है तो उस प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब बनने की क्रिया, और ये क्रिया स्टार्ट होती है हमारी बोन मेरो से। बोन मेरो में एक विशेष प्रकार की सेल होती है, उसको बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल के पास एक दिव्य शक्ति होती है जिसकी सहायता से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन कर देता है। सवाल हमारा वही है कि आरबीसी कैसे बनेगी। शरीर में जब आरबीसी की कमी होने लगती है तो किडनी एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। अब शरीर में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। अब मायोलॉइड सेल्स समझता है कि हाँ, हमको अब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करना है। अब होगा आरबीसी का जन्म, जिसे कहेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। यह आरबीसी बनने का प्रारंभिक चरण होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, आरबीसी भी अपनी मैच्योरिटी में आने लगती है, आरबीसी का मॉडिफाई होने लगता है। आरबीसी इरिथ्रोब्लास्ट को बदलकर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बेसोफिल नाम बेसोफिल यानी कि डब्ल्यूबीसी से नहीं आया। बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट का संबंध होता है जब आरबीसी बन रही होती है तो इनके बेस में ब्लू सेगमेंट उपस्थित होता है जो है कि बेस का काम करता है, इसीलिए इसे बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट कहा जाता है। अब बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट और मॉडिफाई होता है और वो पॉलीक्रोमेटिन में जाकर बदल जाता है। पॉली मतलब होता है विभिन्न और क्रोमेटिन मतलब होता है कलर। तो हमारी जो आरबीसी है ये तीसरी अवस्था में, इसमें विभिन्न प्रकार के जो कलर के सेगमेंट है वो हमको दिखाई देते हैं। समय के साथ पॉलीक्रोमेटिन चेंज हो जाता है लेट नार्मोब्लास्ट। अब लेट नार्मोब्लास्ट बदलता है रेटिकुलोसाइट में। अब रेटिकुलोसाइट क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम होगा। रेटिकुलोसाइट इनमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो हमने प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिन और लेट नार्मोब्लास्ट और साथ में रेटिकुलोसाइट, ये सब बातें आरबीसी की बचपन की बात थी। अब हमारी आरबीसी रेटिकुलोसाइट के बाद हमारी बन जाती है आरबीसी। अब ये तैयार है शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चलिए एमसीक्यूज कंटिन्यू करते हैं। साथ ही जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया। इसमें फ्री और कॉस्ट है, किसी प्रकार का पेड कोर्स ये नहीं है। इसमें आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा हीमेटोलॉजी क्या है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड के टाइप्स, साथ ही ब्लड की विस्कोसिटी, ग्रेविटी, डायमीटर, हर एक सारी चीज़ें। सेकंड क्लास में हमने ईएसआर के बारे में समझा कि कौन सी ट्यूब यूज होती है, वेंट्रोविस्टो, डायमीटर कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, एमएम में कितनी होती है, सेंटीमीटर में कितनी होती है, सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने एंटीकोगुलेंट जो ब्लड बैंक में और नॉर्मल था यूज़ होता है उनका रेशियो कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर किया। साथ ही हमने फिर एनीमिया, ल्यूकेमिया, क्लॉटिंग फैक्टर, सारे तमाम चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अब हम इसमें 500 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं जो हर एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किया गया है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 500 एमसीक्यूज से। आगे से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हमने एमसीक्यूज किया था वो 279 एमसीक्यूज हमारी हो गई थी। आज 280 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है? इनमेच्योर साइट होती है आरबीसी की, मतलब जब अब आपकी आरबीसी बनने वाली होती है उसके पहले रेटिकुलोसाइट आपका बनता है। तो इसकी जो साइज जब ये बनने वाली होती है तो कितनी होती है यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। 4 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 17 माइक्रोन या फिर 22 माइक्रोन। तो हमने आपको बताया था कि जो रेटिकुलोसाइट होता है ये 8 माइक्रोन इसकी जो साइज होती है। यहाँ पर अगर आपकी आरबीसी पूछ ली थी तो आरबीसी का होता है 7.5 माइक्रोन। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन ना आते हुए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन रहने वाला होता है द होल सीक्वेंसिंग ऑफ मैच्योरेशन फ्रॉम द प्रोनॉर्मोब्लास्ट टू अ मैच्योर आरबीसी टेक अबाउट हाउ मेनी डेज। मतलब यहाँ पर प्रोनॉर्मोब्लास्ट से आरबीसी बनने की जो दिन होगा, अभी हमने आपको बताया था कि कितने दिनों में तय करेगी प्रोनॉर्मोब्लास्ट आरबीसी बनने की जर्नी को। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है तो 3 से 5 दिन का समय इसमें लगता है। आरबीसी की पहली अवस्था से आरबीसी बनने तक का सफर
3 से 5 दिन का होता है। एग्जाम में आता है तो आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। ओके, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कार्य आपको बताना है, आरबीसी क्या काम करता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है पर ग्रुप 5 एनएचएम में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। आपकी आरबीसी क्या काम करेगी कि ट्रांसपोर्ट वाटर वेस्ट मटेरियल करेगा, या ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, या फिर न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होगा नहीं हमारा, तो वेस्ट मटेरियल हमारा रॉन्ग हो जाएगा। न्यूट्रिशन नहीं करता, वाटर नहीं करता। हमारी जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे अपने को हल इसका करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेम सेल्स और जो न्यूक्लियोसाइट होता है, न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसका रेशियो कितना होता है। अब देखिए सेल हो गया आपकी स्टेम सेल्स, अब इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म है ये रखा हुआ है, तो ये सेल का और ये साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना होता है, कितनी मात्रा में होती है। तो ये जो होता है 1:1 के इसमें होता है। यहाँ पर आपके जो सेल हैं ये भी 1 होगा, जो साइटोप्लाज्म अंदर है ये भी 1 होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब आपको दिख गया होगा, यहाँ पर दिखा गया है 1:1 का। ठीक है, साइटोप्लाज्म और स्टेम सेल्स की रेशियो की बात आती है। न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म है और जो स्टेम सेल्स है वो 1:1 के अनुपात में यहाँ पर मौजूद होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रोमाइलोब्लास्ट का जो साइज है वो कितना माइक्रोन तक ही होता है। अब प्रोमाइलोब्लास्ट के बाद माइलोब्लास्ट बनते हैं, तो प्रोमाइलोब्लास्ट की जो साइज होती है वो होता है 12 से 20 माइक्रोन तक। कितना, 12 से 20 माइक्रोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निडिल यूज फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस। मतलब कि जो ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए जो आप ब्लड का कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस निडिल की गेज की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। गेज मतलब होता है कि निडिल को जिस चीज़ से मापा जाता है उसको बोलते हैं अपन गेज, है ना। कि निडिल मोटी है और मोटी है और मोटी है तो अपन गेज से माप सकते हैं। अगर निडिल मान के चलो 23 गेज की है और 18 गेज की है, तो 18 गेज वाली जो निडिल होगी ये थोड़ी मोटी होगी, 23 गेज वाली थोड़ी पतली होगी। तो इस प्रकार से गेज का उपयोग अपन करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कितनी गेज की जो निडिल है वो अपन यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 18 गेज की निडिल जो है ब्लड बैंकिंग में ब्लड लेने के लिए और ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए उपयोग किया जाता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि ब्लड सैंपलिंग करते समय कितनी गेज की निडिल आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर 21 से 23 गेज हमारी आ जाती है कि इसमें ब्लड सैंपल कलेक्शन, जो टेस्ट लगाने के लिए जो ब्लड का सैंपल कलेक्शन करते हैं उसके लिए ये 21 से 23 निडिल की गेज आ जाती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय जो निडिल की गेज होती है वो होती है 18 गेज। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल एंटीकोगुलेंट बाइंड कैल्शियम एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, कि सभी जो एंटीकोगुलेंट है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर रहे हैं, पर एक एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करना है। तो उसका क्या नाम है, वो हेपेरिन होगा, डबल ऑक्सिलेट होगा, सोडियम साइट्रेट होगा, या फिर ईडीटी होगा। तो कैल्शियम के साथ जो बाइंड करते हैं वो डबल ऑक्सिलेट भी कर लेता है, सोडियम साइट्रेट भी करता है और ईडीटी भी करता है। पर जो हेपेरिन है, हेपेरिन मतलब जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है वो होता है, कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता। और हेपेरिन का उपयोग ओपन हार्ट सर्जरी में भी किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अस्थि मज्जा के संतोषजनक नमूना जो है वो सैंपल आमतौर पर किस जगह से लिया जा सकता है। तो देखिए बोन मेरो का सैंपल की बात आती है तो आप इलियम क्रस्ट से भी ले सकते हैं, स्टेनम से भी ले सकते हैं, एंटेरियल स्पाइन से भी ले सकते हैं, और ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं कि बोन मेरो का सैंपल आप कहाँ से ले सकते हैं, है ना, तो अपने को बताने कि इलियक क्रस्ट से भी आप ले सकते हैं, स्टेनम से भी ले सकते हैं, एंटेरियल पोस्टेरियल स्पाइन से भी ले सकेंगे। ये तो उपयोग सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि दिस ऑर्गन विल नेवर बी
यूज फॉर बोन मेरो एस्पायरेशन इज चाइल्ड। अब जो चिल्ड्रन है अपने पास, जो बच्चा है, तो उसका जो बोन मेरो का सैंपल कौन से भाग से नहीं लिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये बोला स्टर्नम, एंटेरियर इलियक स्पाइन, इलियक क्रस्ट या फिर पोस्टेरियर इलियक स्पाइन। तो देखिए जो भी बच्चा होता है उसके स्टर्नम से जो ब्लड का जो सैंपल है वो नहीं लिया जाता, जो बोन मेरो का सैंपल जाना है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपके एग्जाम में आता है, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप आर देयर अकॉर्डिंग टू द एबीओ एंड आरएच सिस्टम। अब यहाँ पर बताना है कि जो एबीओ और आरएच सिस्टम के हिसाब से जो ब्लड ग्रुप है वो कितनी होती है, क्या 3, 4, 6, 8। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो 8 लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी ओ प्लस आर एच में आप लगाएंगे 8, है ना, और ए बी ओ खाली पूछा जाएगा तो वहाँ आप लगाएंगे 4, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन है द मोटाइल सेल, मतलब एक मोटाइल सेल है विच इज द मेनली इन्वेलेड विथ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एंड टिश्यू इम्यूनिटी। गतिशील कोशिका जो मुख्य रूप से एंटीबॉडी उत्पादन और कोशिका प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई होती है। तो कौन सी आपकी जो सेल होती है वो होती है आपकी लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए का क्वेश्चन आता है कि जो मलेरिया पैरासाइट को आप कौन सी जगह से खोजेंगे, ब्लड के सेल्स में, प्लेटलेट से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से। तो देखिए आपको मालूम है कि जो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ कहाँ चलती है, आपके लीवर में भी चलेगी, आपकी आरबीसी में भी चलेगी, पर यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर इरिथ्रोसाइट अपने को सही करना है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट क्या हमारी आरबीसी। तो वहीं पर जो अब आरबीसी की ब्लड की स्लाइड बनाएंगे तो आपकी आरबीसी में जो है मलेरिया पैरासाइट आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रॉक्स पीरियड टेम्परेचर फॉर द स्टोर ऑफ द पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के लिए जो है कितना ब्लड ये आपको टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होगी। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, 30 से 35, है ना, 20 से 25 या फिर 2 से 5। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अपन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, व्हाट इज द टेस्ट दैट इज नॉट डन इन द ब्लड बैंक। अब कौन सा जो टेस्ट है वो ब्लड बैंक में नहीं किया जाता। तो आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुपिंग तो करेंगे तभी तो अपने को मालूम चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। ब्लड बैंक की जो है स्क्रीनिंग करेंगे कि इसमें प्रॉपर तरीके से एंटीकोगुलेंट है या फिर नहीं। क्रॉस मैच भी अपन करेंगे, पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन नहीं करते, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन इसमें नहीं करते। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन बी मेजर्ड बाय द यूजिंग रेडियो एक्टिव। यहाँ पर बताना है कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत की डिग्री को रेडियोधर्मी का उपयोग करके मापा जा सकता है। अब जब सेल डिवीज़न होगी तो कौन सी रेडियोधर्मी से आप मापेंगे कि जो सेल का है वो डिवीज़न हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थायरॉक्सिन। कौन सा रेडियोधर्मी है, थायरॉक्सिन। चलिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोलता है हाउ मेनी मेथड आर यूज फॉर द ऑटोमेटेड सेल काउंटर इन हेमेटोलॉजी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को लगाना है ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रकार की जो है हमको चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक सेल काउंटर में दिखते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट काउंटिंग वाज डेवलप्ड बाय द विलियम्स काउंसलर इन। तो इनके द्वारा जो है कब जो आपकी सीबीसी की मशीन है तो कब डिस्कवर इन्होंने किया, कब किया, ये जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1956 में, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से काउंटिंग की बात आती है, कब डिस्कवरी इसकी हुई तो अपने को बताने की 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन इज फाउंड ऑन द सरफेस।
तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से जो RH एंटीजन होता है वो किसके सरफेस में मौजूद रहता है? तो कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, किसके सरफेस में? RBC के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मच CPDA इज नीडेड फॉर द 7 ml ब्लड। तो CPDA का फुल फॉर्म हमने आपको एंटीकोगुलेंट वाले क्लास में बताया था, क्या होता है? साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप 5 में पूछा गया था कि जो CPDA है इसमें A का क्या फुल फॉर्म है ना? तो आपको याद रखना है साइट्रेट फॉस्फेट, है ना, डेक्सट्रोज एडेनिन। तो इस प्रकार का है। तो आपको एक ब्लड, आपका बैग है, ब्लड बैग, उसमें अगर 7 ml एंटीकोगुलेंट है CPD, तो कितने ml उसमें ब्लड आपकी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए हमारी 50 ml। अब 100 ml के लिए पूछ लिया था, 100 ml ब्लड के लिए कितने ml CPD की जरूरत होगी? तो हम बता देंगे 14। तो इसी प्रकार से आप इसको आगे जोड़ते जाइएगा, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेटलेट आर स्टोर। अब प्लेटलेट को आप कितनी डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, है ना? 20 से 24, -4, -37 से -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बताना है कि जो प्लेटलेट है उसको 20 से 24 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। ओके, अब आज के लिए तो बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। ओके, बाय बाय।